चलिए सीधे बैठेंगे। ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. आपका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो इसको हम थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन इसका समझेंगे, फिर इसके विषय पे भी आएंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, रोग का मूल कारण क्या है, रोग की तीव्र और जीर्ण अवस्थाएं क्या हैं, विजातीय विष का सिद्धांत क्या है, और उभार का सिद्धांत, जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय, आकृति निदान, फिर जल चिकित्सा इसमें आएगा पूरा, फिर इसमें मिट्टी और वायु चिकित्सा, उपवास, आकाश चिकित्सा, ठीक है, अग्नि चिकित्सा, इस तरह से इसमें ये चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही उत्तम विषय है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ तक कि आप रोज़ जैसे ये पढ़ते भी जाएंगे तो यदि जीवन में आप ये अपनाते भी जाएंगे तो ये मान लीजिए कि इसमें आप खुद भी स्वस्थ होने लगेंगे। यदि छोटी छोटी चीज़ों को भी यदि आप अप्लाई करना शुरू कर दें तो उसमें आप कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ हम जो नेचुरोपैथी है या प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। ये कहाँ से कैसे उद्भव हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे एक इंट्रोडक्शन के रूप में। क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो अच्छा भी है, जिन जिनको ये लेना है वो ले सकते हैं, इस क्लास के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं, और अभी तो टाइम है आपके पास जब आपको डिसाइड करना हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा निश्चित रूप से ये बताया जाता है कि ये एक बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, अर्थात प्रकृति जब से है तब से चिकित्सा है प्राकृतिक की। प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए ही लोग आज भी देखेंगे, डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि भाई कहीं प्राकृतिक जगह पे चले जाओ, कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं मतलब जहाँ प्रकृति ज़्यादा हो वहाँ चले जाइए। और आपको भी आभास होता होगा कभी जब आप आते हैं तो गंगा जी में स्नान करने से आपको कितना मतलब सुकून मिलता होगा। ठीक है, ऑरा क्लीन हो जाता है, आपका आभास होता है, जंगल में जाने से अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए प्रकृति के साथ ही इसका उद्भव मानना चाहिए, और उद्भव है भी। तो इसलिए प्राचीन चिकित्सा पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा, अपने आप में एक बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, और क्योंकि प्रकृति के साथ हुआ है इसका निर्माण, इसका मतलब इसकी उत्पत्ति या इसका उद्भव प्रकृति के साथ हुआ है, तो यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि 5 महाभूत होते हैं प्रकृति में, और 5 महाभूत ही होते हैं जीवधारियों में। 5 महाभूत जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको इसी क्रम में ही भी याद करना है, इनको इसी क्रम में ही बोलने की कोशिश करनी है हमेशा। या तो उल्टा बोले कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म ये होता चला जाएगा आपका। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में 5 महाभूतों का वर्णन है, और इन्हीं का पूरी प्रकृति का निर्माण इन 5 महाभूतों के द्वारा ही हुआ है, और प्रत्येक जीवधारी में भी ये ही 5 महाभूत पाए जाते हैं। तो इसलिए यदि मानव शरीर को संतुलित बनाए रखना है, यदि आप अपने शरीर को, मनुष्य, ये केवल मनुष्य में नहीं है, ये मनुष्य के लिए तो ये चलो ये आ गई है चिकित्सा,
अदरवाइज ये सभी प्राणियों के लिए है। प्राकृतिक चिकित्सा आप देखेंगे, कोई जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए कोई हॉस्पिटल तो होता नहीं, ठीक है। चाहे कितने भी प्राणी रह रहे हों, लाखों हजारों करोड़ों प्राणी जंगल में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, वहाँ आप देखेंगे कोई ऐसा कोई वहाँ ना तो उनका डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, जब डॉग भी यदि कुछ गलत खा लेता तो वो उल्टी कर देता है, ठीक है, स्ट्रेच भी करता है अपने आप को, ठीक है। आसन भी आपके उसमें है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, कैट काउ पोज, मयूर आसन, तो पशुओं के नाम पे है कोबरा आसन, कोबरा पोज। प्रकृति के नाम पर भी है आसन, पर्वत आसन, ट्री पोज, ठीक है। इस तरह सरीसृपों के आधार पर आसन नाम है, लेजार्ड पोज, ठीक है, लोकस्ट पोज। तो आप देखेंगे कितना है प्रकृति हमारे आसपास। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप देखेंगे इन्हीं सभी चीज़ों का सामंजस्य बैठाना पड़ता है, अर्थात मनुष्य का शरीर, क्योंकि हम तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा को मनुष्य के संदर्भ में ही प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, लेकिन पशु पक्षी अपनी सारी क्रियाएं प्राकृतिक रूप से करते हैं और प्रकृति के सामंजस्य के साथ रहते हुए, उसमें संतुलन बनाते हुए वो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। व्याघ्र क्रिया है, व्याघ्र जैसे बाघ यदि कुछ गलत खा लेता है, कई बार वो ऐसी जानवर को खा लेता है कि उसको पचना भारी हो जाता है, तो वो वोमिटिंग कर देता है खा के, ठीक है। तो इस तरह से वो स्वस्थ हो जाता है। कई बार खाना छोड़ देता है तो वो स्वस्थ हो जाते हैं अपने आप। शरीर भी आप देखेंगे, शरीर का आपका मन भी कई बार कुछ खाने का नहीं करेगा। यदि आपका पेट स्वस्थ होगा तो आपका मन खाने का करेगा कुछ भी चीज, या कई बार कुछ डिफरेंट चीज खाने का मन करता है कि चलो कुछ लिक्विड की यदि कमी हो जाती है शरीर में, मान लो जल तत्व की कमी हो गई शरीर में, तो आपको जल तत्व से रिलेटेड चीजों को खाने का मन करेगा। यदि आपके शरीर में कुछ ऐसी भोजन की कमी हो गई तो भोजन का खाने का मन करेगा, और यदि आपने गलत भोजन खा लिया तो फिर आपका खाने का मन नहीं करेगा कि भाई चलो अभी आकाश तत्व में रहो, थोड़ा खाली रखो पेट को। पेट को खाली रखने से भी चिकित्सा हो जाती है, वायु से चिकित्सा हो जाती है, ठीक है। गर्मी लग रही है तो हवा में बैठोगे, पंखा चलाओगे, ये भी तो वायु है। तो इस तरह से इन तत्वों की, शरीर ठंडा हो गया तो गर्म करने के लिए कुछ आप चाय कॉफी कुछ ऐसा पीते हो सर्दियों में, ठीक है, तो वो अग्नि तत्व की चिकित्सा है। तो मानव शरीर को संतुलित बनाए रखना ही क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा है। इसके साथ जब प्रकृति में इन महाभूतों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब संसार में, जीवन में, शरीर में, तो जब बिगड़ जाता है इनका संतुलन, तो प्राकृतिक प्रकोप होने लगता है। अर्थात प्रकृति में ऐसा होता है कि कहीं आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ठीक है। जैसे आंधी कैसे आती है, तूफान कैसे आते हैं, उसका तो प्राकृतिक नियम ही है ना, साइंटिफिक नियम तो है ही। प्राकृतिक नियम क्या है कि वो जहाँ अग्नि तत्व ज़्यादा हो गए, गर्मी ज़्यादा हो गई, तो जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके जो स्पेस बनेगा उसको भरने के लिए तेजी से हवाएं आ जाएंगी, तो आंधी आ गई, ठीक है। तो ऐसे तो होता है। यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वायु दाब का असर होता है। जहाँ निम्न वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब से हवाएं, उच्च वायु दाब वहां होता है जहां हवाएं ठंडी होती हैं, निम्न वायु दाब वहां होता है जहां हवाएं गर्म होती हैं। तो जैसी निम्न वायु दाब होगा, लो प्रेशर होगा, तो जो उच्च प्रेशर से, उच्च दाब से हवाएं लो प्रेशर की तरफ खींची चली आ जाती हैं। जितना तेज प्रेशर मतलब कम होगा वायु दाब, और जितना ऊपर की तरफ, तो उतनी तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे प्रकृति में ऐसा प्रकोप आता है। इसी तरह से जल का भी आप देखेंगे, बाढ़ आ जाती है या आता है इसका, तो क्योंकि संतुलन बिगड़ जाता है। आजकल क्या हो रहा है, प्रकृति को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। आप स्थिति देख लीजिए, हरिद्वार में भी आप आते हैं, लोग अपने कपड़े, पॉलीथीन, सामान, खाने पीने का, चिप्स पैकेट, बोतलें कितना छोड़ के जाते हैं। सोचिए, अगर एक एक के मस्तिष्क में ये विचार आ जाए कि भाई हमको एक भी सामान बाहर फेंकना ही नहीं है,
कूड़े में ही डालना है, डस्टबिन में ही डालना है, तो कितनी चेतना आ जाएगी कि आपको एकदम गंदगी मिलेगी नहीं। गंदगी कौन कर रहा है? पशु तो गंदगी नहीं कर रहे आके यहाँ पे गंदगी तो इंसान ही कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। और ऐसी चीजों से फिर जब मनुष्य के शरीर में ये महाभूत बिगड़ते हैं तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये महाभूत का बिगड़ना ही, वायु तत्व बिगड़ गया तो गैस बन गई, कुछ भी हो गया, अग्नि तत्व बिगड़ गया तो आपको पित्त की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की चीजें हो गई। गरिष्ठ खा लिया तो आपको भोजन मतलब शरीर भारी होने लगेगा, पृथ्वी तत्व की हो गई। तो इस तरह से हर तत्व का अपना एक मतलब असर होता है। आपका शरीर पूरा तत्वों से बना है, महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। तो इसी तरह से यदि आपके शरीर में भी पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि इन तत्वों को, आपको इन महाभूतों को संतुलित बनाए रखना है कंप्लीटली, तो आपको प्रकृति के नजदीक जाना पड़ेगा, प्रकृति के सानिध्य में रहना पड़ेगा, प्रकृति के सामंजस्य में रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता आया है। आप देखेंगे शहर और गांव में आज भी तुलना कर लीजिए, शहरों में और गांव में आज भी तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा अस्पताल कहाँ है? शहर में। सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर कहाँ है? शहर में। सबसे ज्यादा क्लिनिक कहाँ है डॉक्टरों के? शहर में। गांव में तो इक्का दुक्का कोई मिलता है, और वो भी नीम हकीम टाइप का, कंपाउंडर ही दुकान खोल लेता डॉक्टरों की। गांव में तो कहीं से सीख के आया कंपाउंडर ही, और वही फेमस हो जाता, 2 दवाई दी और कर लिया। ठीक है। मतलब सोचो पुड़िया दे देता है, राखी बांध के दे देता है कई बार, तो उससे ठीक हो जाते हैं लोग, क्योंकि वहां तो वैसी नेचुरली इतनी वो मेहनत करते हैं और मतलब काफी चीजें करते हैं, कितना प्राकृतिक रूप से रहते हैं। डिफरेंस देख लीजिए, सीधा डिफरेंस है। कोई मतलब कोई विचार करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देख लीजिए कि भाई हाँ, दुकानें कहाँ हैं? खाने की ज्यादा शहर में, तो खाने से तो आदमी स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन खाने की दुकानें शहर में हैं तो आदमी स्वस्थ होना चाहिए। गांव में तो खाने की दुकानें है ही नहीं इतनी। वहां तो कोई एक दुकान होती है चाय पकौड़े की, वो भी कई बार लोग मतलब कुछ कुछ लोग खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। एक घर में 15-20 दिन में हो सकता है कभी दुकान से पकौड़ी कचौड़ी लाते हूँ। और शहर में तो आप इतना खाना भी है, जितना खाना उतना ही डॉक्टर, उतने ही क्लिनिक, उतने ही हॉस्पिटल, उतने ही मेडिकल स्टोर। किसी गांव में चले जाइए, पूछोगे कि भाई मेडिकल स्टोर कितने हैं? उनका जी एक भी नहीं है। दवाई कहाँ से लाते हो? वो कस्बे से लाते हैं। बीमार हो जाता तो क्या करते हो कि ज्यादातर तो यहीं ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर के चले जाते हैं ज्यादा समस्या होती है। तो महिलाओं की, माताओं की डिलीवरी ऑपरेशन से कहाँ ज्यादा होती है? शहर में ज्यादा होती है। गांव में आज भी कोई ऑपरेशन से पैदा नहीं होता, यदि रियल में गांव सेंस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, गद्दों पे नहीं बैठते हैं। ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। जितने भी प्राकृतिक रूप से रहना है, अगर आपको लंबा जीवन चाहिए, लंबा जीवन भी स्वस्थ जीवन, मतलब लंबा जीवन का मतलब नहीं कि 100 साल जी रहे तो 50 साल से दवाई पे जी रहे हैं और 50 साल दवाई खाई आपने, तो उसको जीवन नहीं मानेंगे आप, उसको तो नरक मानिए कि नरक है, उसको जीवन को ही मानेंगे। यदि आप 50 वर्ष भी जीते हैं और एकदम स्वस्थ जीते हैं, सब चीजों का भोग करते हुए जीते हैं, ठीक है, सारे संसार का भोग करते हुए जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निर्लिप्त होकर भोग करते हैं, तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं, वो उसको माना जाएगा जीवन। और यदि 50 साल 100 साल का आपको जीवन दे दिया, 100 साल के जीवन में आपको 50 साल बीमारी दे दी, जिसमें कभी आपको डायबिटीज की बीमारी लगी हुई है, और लीवर, फैटी लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये है, वो है, हाई बीपी है, वो जीवन किस काम का? ठीक है। तो वो जीवन भी सुधर जाता है। सिर्फ करना क्या है? शहर से उठ के प्रकृति में चले जाओ, कुटीचर्या जीवन चलाओ। आयुर्वेद में कुटीचर्या का उल्लेख है। कुटिया बनाओ एक, चुपचाप, जितना पैसा वहां कमा रखा शहर में, उससे कम से कम 1% में ही आपकी कुटिया बन जाएगी। किसी को बताओ मत कि मैंने कुटिया बनाई है। ठीक है। बिल्कुल मत बताओ कि मैंने कुटिया बनाई है।
और चुपचाप 2 महीने अपना एकदम गायब हो जाओ, फ़ोन वोन बंद करके। पहले इंतजाम कर लो क्या खाना क्या नहीं खाना, 2-4 लौकी घिया इस तरह की चीज़ें जोड़ लो, वहाँ उगा भी लो, और फिर देखो 2 महीने में आप एकदम नए होके जाओगे। कोई बोलेगा यार ये बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा बंदा, ये हर बार 2 महीने गायब होता लेकिन करता क्या है। ठीक है, जैसे एक वो था ना, ए मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, एक किताब है रॉबिन शर्मा की, पढ़ी होगी किसी ने, नहीं तो सुनी होगी। ठीक है, उसमें यही तो करता है बंदा, जो इतना रिच आदमी था जिसके पास फरारी थी, बंगला था, गाड़ियां थी, और 24 घंटे बिजी रहता था, और वकील था वो, इतने लोगों को जिताता था, केस वगैरह सब। ठीक है, वो सारी चीजें करता था। अचानक हार्ट अटैक आ गया उसको। हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बच गया बदकिस्मती से। ठीक है, मतलब खुशकिस्मती से बच गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने विचार किया कि भाई ये जीवन तो बेकार है, इतना पैसा तो मेरे काम ही, अभी तो मैं मर जाता, ये तो मेरे किसी एक काम का नहीं आने वाला पैसा, मैं शरीर को क्या नुकसान पहुंचा रहा हूं अपने, और मैंने कितना हालत खराब कर ली कि मुझे 50 साल की उम्र में, 55-52 साल की उम्र में मुझे हार्ट अटैक आ गया, और मैं तो एकदम बेकार हो गया। ठीक है, तो हाँ, बेस्ट ऑप्शन है कुटिया, तभी तो किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एकदम। 1 महीना कर लो, कुछ भी नहीं करना है, 1 महीना गायब हो जाओ, फोन को चुपचाप अलमारी में लॉकर में रख के आओ, बैंक के में, और आप चुपचाप कुटिया में चले जाओ, वहां ध्यान भजन योग आसन प्राणायाम करो, कितनी सिद्धियां आ जाएंगी वैसे ही आपको, और इतना शरीर स्वस्थ हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और सस्ते में बन जाएगी कुटिया भी, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे वो बंदा छोड़ के सब चीजें छोड़ के अपनी फरारी को बेच के आ गया हिमालय में। हिमालय में वो रहा जी 4-5 साल 10 साल जितना भी रहा, वापस गया जब वो सारे योग विद्या क्रियाएं सीख के बड़ी बड़ी चीजें देख के गया, उसमें बड़ी अच्छी जिक्र है, कई चीजों का जिक्र है। तो वहां जाके उसने जब देखा तो अपने फ्रेंड के यहाँ गया, तो फ्रेंड उसको पहचानने से मना कर दिया कि भाई ये तू है कौन। मैं वही तो हूँ भाई वकील, और ये सर, इनका तू वकील है, तू तो 55 साल का था, तू तो 30 साल का आदमी है, वो तो 55 का था। कि मैं वही हूँ, 30 साल का लग रहा हूँ, मैं तो अब बल्कि 60 का हो गया हूँ, 4-5 साल वहां 7 साल वहां रह के आया हूँ। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तब उसने अपनी कहानी बताई। अब सोचिए कि 55 साल का आदमी 60 साल 5 साल हिमालय में रह के वो 30 साल का दिखने लगा, कुटीचर्या की वजह से। तो ये तो फ्री में ही है ना, ऐसा कोई डॉक्टर है, ऐसा कोई हॉस्पिटल है धरती पे जो आपको इतना ऐसा कर देगा? नहीं कर सकता, प्रकृति कर देगी आपको। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्राचीन काल से ही मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता आया है, जहां प्रकृति ने ही, मतलब हमेशा प्रकृति ने ही उसका पालन पोषण किया है। इसलिए आप सोचते हैं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा केवल चिकित्सा है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में कंप्लीट जीवन का विज्ञान है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्रकृति से नहीं ग्रहण करते, ये बता दीजिए। चाहे मॉडर्न हो, चाहे एंशियंट हो, चाहे परंपरागत हो, चाहे आपकी वर्तमान हो, कुछ भी, कोई चीज है ऐसी जो प्रकृति से नहीं आप ग्रहण करते? चाहे जल हो, वायु हो, अग्नि हो, तो डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी है, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आकाश है, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। कपड़ा भी पहनोगे तो प्रकृति से पहनोगे। ठीक है, कुछ केमिकल का यूज भी करोगे तो केमिकल भी प्रकृति से तो बन के आया है। तो आप सोचिए कि यदि हम प्राकृतिक रूप से रहने लगे, अपने जीवन में प्राकृतिक चीजों को अपना लें और फालतू की चीजों को छोड़ दें, तो सोचिए, जीवन का विज्ञान हो गया ना, जीवन ही है गया अपने आप में ये। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा, ये मान के चलिए कि जितना भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो सब प्रकृति पर आधारित है, और उसी पद्धति को हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति।
प्रकृति के साथ सामंजस्य कर लेना, प्रकृति के साथ संतुलन बना लेना, पंच महाभूतों के साथ संतुलन कर लेना और उसमें कोई विकार उत्पन्न ना होने देना। और ये कब होता है संतुलन? जब आप प्रकृति के सानिध्य में रहते हो, प्रकृति के नजदीक रहते हो, नदी के किनारे रहते हो, जंगल के पास रहते हो, पहाड़ों के किनारे रहते हो, जहां बहुत प्राकृतिक वातावरण है। और पेड़ काट काट कर तो आपने नकली पेड़ लगा दिए हैं, लोहे के पेड़ लगे हुए अब तो कई जगह शहरों में, पार्कों में, ठीक है, लोहा बना के लोहे के पेड़ बना देते हैं, ठीक है, सीमेंट के पेड़ बना देते हैं। सोचिए, मतलब खुद पेड़ काट के सीमेंट वेंट के पेड़ बना के रह रहे हो, सोचो। और क्या कर रहे हो यूज? या वी परचेज टुडे एयर प्योरीफायर लाइक दिस। तो यू expend your money in to buy एयर प्योरीफायर। भाई एयर प्योरीफायर काहे खरीदा तुमने? ऐसे ही वाटर प्योरीफायर चल रहा है आजकल, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, हर चीज का प्योरीफायर आपको सौंप देंगे वैज्ञानिक, और वही आपको बीमार करेंगे। जैसे ही एयर प्योरीफायर में रहेंगे, बाहर की हवा आपको सहन नहीं होगी, इतना आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। जैसे आजकल पानी से हो गई है, हमारे सारे साधु संत तो आरओ का पानी पीते ही नहीं है, डायरेक्ट टंकी का पानी पीते हैं। जितने भी हैं वो पीते ही नहीं है आरओ से पानी लेके। हमको भी आरओ लोगों की वजह से लगाना पड़ता है, क्योंकि डिमांड है, नहीं तो वो ये बोलेंगे। होमोसैपियंस क्या, तो अभी तो अलग अलग सैपियंस, होमोसैपियंस तो आज कोई तो बोलते हैं, वर्तमान मानव को तो होमोसैपियंस सैपियंस बोलने लगे। चलो होमोसैपियंस ठीक बोल रहे हो, लेकिन समझदार कहाँ हुआ, ठीक है। होमो हैविलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमोसैपियंस सैपियंस, जेंजी टाइप के जो लोग आ गए हैं, ठीक है, अपने आप को जो बहुत ज़्यादा जेंजी जेंजी बोल के संतुलन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत का जेंजी तो थोड़ा समझदार है, ठीक है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अपने आप में एक प्रकृति पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, ये समझ लीजिए। शरीर में जो जब हम, आप सोचिए, शरीर में जब बीमार कब होते हैं हम बीमार तब होते हैं जब हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य होते हैं, मतलब हमारे जो जरूरत होती है जिन चीजों की, उसके ऑपोजिट द्रव्य आ जाए, ऑपोजिट गलत चीजें आ जाएं, तो हम बीमार हो जाते हैं। विजातीय द्रव्य बोलते हैं उनको, जो हमारे साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तो जब वो हमारे, या विषाक्त कह सकते हैं उनको, हमारे शरीर में यदि उनका वो बढ़ जाए, सपोज आप लगातार 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 बाहर का खाना बाहर का खाना बाहर का खाना खाते जा रहे हैं, बाहर का मतलब अशुद्ध खाना खाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर अच्छा नहीं मिलता या बुरा नहीं मिलता, उससे हम उसमें नहीं पड़ेंगे हम, लेकिन भाव से खाना शुद्ध होता है, कैसे बनता है, कैसे शुद्ध होता है, ठीक है। आप सोचिए कि कैसा कैसा वो क्या प्रयोग कर सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जब हम विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्राकृतिक उपचार के द्वारा हम उससे उन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालते हैं। जब वो द्रव्य बाहर निकलेंगे तो जीवन शक्ति हमारी ऊर्जावान बनेगी, और ऊर्जावान बनेगी तो जो हमारे रोगग्रस्त अंग है, जो हमारे रोगग्रस्त बॉडी के पार्ट हैं, उनको शक्ति मिलेगी। और यही काम है प्राकृतिक चिकित्सा का, कि आपके उन अंग को दोबारा से उसी शक्ति के साथ काम करने योग्य बना देना जिनमें विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए थे। चाहे आपकी किडनी में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाएं, चाहे आपके लीवर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाएं। एक सेकंड। तो हमारे शरीर में किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी शरीर के अंग में यदि विजातीय द्रव्य आ जाते हैं,
तो प्राकृतिक रूप से उनको हटाने की प्रयास किया जाता है किसी भी तरह से, तो उसी को हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कि पहले बताया पंच तत्व पर आधारित चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल 5 तत्वों का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा ही चिकित्सा की जाती है। प्रकृति के 5 अंग कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, इन 5 तत्वों से ही शरीर का निर्माण हुआ है और प्रकृति का निर्माण भी इन 5 तत्वों से हुआ है। तो इन 5 तत्वों के असंतुलन की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में इन 5 तत्वों को संतुलन बनाकर ही रोगों को दूर किया जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये अपना लो, ये सूत्र अपना लो, यदि आपको लंबे और स्वस्थ जीना है तो 11 महीने संसार के नाम, 1 महीना अपने नाम। ठीक है, 11 महीने संसार के नाम, 1 महीना अपने नाम, अपने नाम भगवान के नाम। ठीक है, 1 महीना एकदम गायब हो जाओ, किसी को मत मिलो। ठीक है, बस एक कर लो ये काम, आप देखेंगे आपके जीवन में कितना, मतलब कभी दवाई पे आपका पैसा खर्च नहीं होगा, गारंटी है इस बात की, कभी नहीं होगा। आपने चलो जो कमाया, कुटिया बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, चुपचाप किसी गांव में जाओ। आजकल तो होम स्टे चल रहे हैं ना बहुत सारे, पूरे पहाड़ों पे भी जगह जगह पे होम स्टे चल रहे हैं। एक ऐसा समय का चयन करें, ऐसे अच्छे समय का चयन करें जब ना मतलब विपदाएं भी ना हो, बारिश ना हो, आंधी ना हो, तूफान ना हो, ऐसे समय का चयन कर ले। उस समय के चयन में आप सब कुछ छोड़ दें। आपका चलो 1 महीने की सैलरी का नुकसान होगा और 1 महीने की सैलरी का वहां रहने का नुकसान होगा, 2 महीने की सैलरी का नुकसान होगा, जो आपका 1 दिन का हॉस्पिटल का खर्चा होता है। अचानक इंजेक्शन लगा देंगे, बोलेंगे भैया 1 लाख का इंजेक्शन है, ये तो लगाना जरूरी था, नहीं तो आज इसका नाम राम नाम सत होने, हरिओम तत्सत होने वाला था। तो घर वाले भी, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट में स्टे तो बेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ रह के फिर पता चला रानीपुर मोड़ पे जाके मोमोज खा के आ गए। ठीक है, बिल्ला राम पे रोज चाउमीन खा के जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। रहना तो आप कहीं भी आसपास नजदीक भी ढूंढ सकते हैं, हमारे यहाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए मतलब बस ये नियम बना लो जीवन में, चाहे थोड़े दिनों बाद बना लेना, 1 साल 2 साल बाद बना लेना, लेकिन एक नियम बना लो कि भाई हमको 1 महीना प्रकृति की गोद में जाकर रहना ही रहना है। हाँ, आप ज्वालापुर से ही हैं। हाँ तो लेकिन गोद में तो प्रकृति के में आना पड़ेगा, ज्वालापुर बहुत प्राकृतिक नहीं है ना। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा आप देखेंगे इन 5 तत्वों का संतुलन बना लीजिए, और प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार ही आपका हर तरह का स्वास्थ्य मिल सकता है। क्या? शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा आपको, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा, नैतिक स्वास्थ्य मिलेगा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलेगा, इन सब का समन्वित रूप मिलेगा आपको प्रकृति के गोद में जाके। यही है मानव निर्माण की व्यवस्था। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का आधार क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। हिमालय इज बेस्ट ऑप्शन, ना कोई लोग ना कोई टेंशन। अब जहां भाई जहां हिमालय नहीं है वहां भी तो प्राकृतिक होना चाहिए ना, हर जगह कोई लोग आएंगे। दक्षिण भारत है, मध्य भारत है, वहां भी तो पहाड़ हैं, हर जगह है, ऐसी बात नहीं केवल हिमालय ही है। हिमालय बेस्ट ऑप्शन है यदि आपको और मतलब अध्यात्म में ज़्यादा तरक्की करनी है, हर जगह मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो मनुष्य की जहां चाहा वहां रहा वाली बात है, जहां चाहा वहां रहा, बस चाहने की तो बात, चाहने भर की तो बात है। 1 महीना गायब समझो। तो इसलिए जीवन का सार बना लो, 1 महीना आपको गायब होना है, पूरा काम घर परिवार छोड़ के। 1 महीने का संन्यास, ये नई पद्धति शुरू करने जा रहे हैं, 1 महीने का संन्यास त्याग के, ठीक है, बस
वेरी गुड। तो महीने का सन्यास, बात खत्म। चाहे हम भी सन्यासी हैं लेकिन 1 महीने के हैं। जैसे फिल्म आई थी ना, एक कोई सी फिल्म आई थी कि एक दिन का सीएम, ठीक है, एक दिन का सीएम, उसने एक दिन में ही कमाल कर दिया। तो आप सोचो 1 महीने का सन्यास लेगो तो कितना कमाल होगा। आपको एकदम प्रकृति की गोद में रहना है, सात्विक आहार लेना है, भजन करना है, सत्संग करना है, जो भी आपको जीवन में करना है वो करो। तो इसलिए हमारा शरीर प्रकृति से बना एक बहुत ही अद्भुत संरचना है, इसको आप देखते ही हैं। और जिस दिन और जिस पर मतलब इस पूरे सिस्टम में क्या होता है, हमारे शरीर तो प्रकृति से बना है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रतिदिन हम पर कीटाणु आक्रमण करते रहते हैं, रोग आक्रमण करते रहते हैं, रोगाणु आक्रमण करते रहते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन फिर भी शरीर में इतनी शक्ति है कि जल्दी से ये हम हिम्मत नहीं हारता, ठीक है। नहीं तो रोज यदि देखा जाए ना, आप नैनो टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी लगा दें आपके आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, भोजन में, जीभ में, तो जैसे आजकल एआई बन रही है ना, एआई से आते हैं पेट के अंदर, लीवर बोल रहा है, या अंदर कोई आंवला चला गया तो वो बोल रहा कि भाई मैं सबको स्वस्थ कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है, कि भाई मेरी वजह से तुम ठीक हो सकते हो। तो ऐसे 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 मोटे मोटे वो दिखेंगे आपको, मतलब क्या क्या दिखेंगे, परजीवी आपके, कहीं भी लगा लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी को, ठीक है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे ये मेरा ही दुनिया है, ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया हो आपको, कि सारे कीड़े मकोड़े सब आपके शरीर पे, ये तो पूरा ब्रह्मांड है आपके अंदर समाया हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। सोचिए, यदि आप देख ले थोड़ा सा भी, थोड़ा सा देख लें, बस अपना हाथ ही देख लें सूक्ष्मदर्शी में जाके, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए करोड़ों कीटाणु रोज आप पर आक्रमण करते हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारी जीवन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे रक्षा करती रहती, लड़ती रहती है, लड़ते रोज लड़ाई होती है। महाभारत चल रही है, ये है युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसी को तो बोला, शरीर को क्षेत्र बोला गया है। यही महाभारत चलती रहती है। रोग से लड़ने के लिए प्रत्येक प्राणी और वनस्पति में ये जीवन शक्ति जो है प्रकृति ने स्वयं भरी है उसके अंदर। इसलिए जब आप प्रकृति से दूर होगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी जीवन शक्ति कमजोर होगी। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ लाइफ। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी और जीवन की शक्ति भी, दोनों आपकी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपके और प्रकृति के बीच में, तो वो क्षमता कम होती चली जाएगी, और रोग का जो, और रोगाणुओं का वर्चस्व और उनकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही आप भगवान से दूर होते हैं तो आपके पुण्य घटते चले जाते हैं, भगवान के नजदीक आते हैं तो पुण्य बढ़ते चले जाते हैं, समस्या खत्म होती चली जाती है। ऐसे ही तो रोग से लड़ने के लिए प्राकृतिक जीवन शैली बहुत ही आवश्यक है, और प्रकृति ने ये भर भर के, कूट कूट के आपके शरीर में भरी है। ये तभी मेंटेन रहेगी जब वहां रहेंगे आप, उसमें रहेंगे। तो इसलिए मनुष्य को जीवन से ही, उसके जीवन के साथ ही ये शक्ति प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या हुआ, समझ के इसको देख लेंगे कि प्रकृति के द्वारा चिकित्सा जब की जाती है, प्रकृति के द्वारा चिकित्सा या प्रकृति द्वारा निर्मित जो पंच महाभूत या पंच महाभूतात्मक शरीर का प्रकृति में उपलब्ध स्थूल पंच महाभूतों द्वारा उपचार करना प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। प्रकृति के द्वारा चिकित्सा, या कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा निर्मित पंच महाभूतात्मक शरीर, जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, इसका शरीर का प्रकृति में जो उपलब्ध है पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत, उनके द्वारा उपचार करना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। ये इसका अर्थ समझिए। पहले भी अर्थ जैसे ही समझाते आए हम, एक्सप्लेनेशन जो बोल रहे हैं, अब जो समझा रहे हैं वो आपको सार ही है। एक लाइन में कह देने से बात खत्म नहीं होती। इस सेंटेंस से किसी को भी प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ समझ में नहीं आएगा।
जो प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ मान लिया, बता दिया कि भाई हाँ जी, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है बताइए, कि प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति द्वारा निर्मित पंचमहाभूतात्मक शरीर का प्रकृति में उपलब्ध स्थूल पंचमहाभूतों द्वारा उपचार करना प्राकृतिक। क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। यदि जो आपको पहले एक्सप्लेन किया गया है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई हाँ, वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ डेफिनेशन कुछ विद्वानों ने दी है, क्योंकि मैंने जैसे सुबह बताया, आपको कल भी बताया था कि ये प्राकृतिक चिकित्सा केवल भारतीय पद्धति नहीं है, ये पूरे विश्व की पद्धति है। इसलिए पूरे विश्व के विद्वानों ने इस पे बड़ा रिसर्च की है और अपनाया भी है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर्स आपको वर्ल्ड में मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। आयुर्वेद के सेंटर चाहे ना हो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के मिलेंगे। तो एक लुई कुने हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत जो पढ़ना चाहे तो, कि उन्होंने कहा कि प्राकृतिक प्रणाली जिसका चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं और जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है, दूसरी अन्य पद्धतियों से जो भी चिकित्सा पद्धति हैं उनसे गुणों में बहुत अच्छी है ये प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें बिना औषधि के और बिना ऑपरेशन के उपचार किया जाता है, बिना औषधि के और बिना ही ऑपरेशन के इसमें ठीक कर दिया जाता है। बुखार होता है तो क्या करते हैं, यदि तेज बुखार हो जाए घर में और अचानक से बुखार ना गिर रहा हो किसी बच्चे का, तो क्या करते हो, पानी की पट्टी रखते हो ना माथे पे। पानी की पट्टी रखोगे 10 मिनट और बुखार का टेम्परेचर एकदम डाउन। मतलब यदि किसी का 104 बुखार हो, 103 बुखार हो, घर में चिंता बढ़ जाती है, एकदम ब्रेन हेमरेज टाइप की हो सकती है सिचुएशन। कई लोग ऐसे बुखार में मृत्यु भी हो जाती है लोगों की। तो सपोज इतना तेज बुखार हो रहा है तो क्या करें? कुछ नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है, चुपचाप पट्टी रख लो, नॉर्मल पानी की पट्टी रख दो, ठंडे पानी की भी नहीं, बर्फ की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी की पट्टी रख दो। 10 मिनट करते जाओ, पट्टी गर्म होती जाएगी तो ठंडी करते जाओ। 5-10 मिनट में ही उसका टेम्परेचर 104 से 100 पे आ जाएगा। देखो कितना अपने आप ही, कुछ ना दवाई दी ना कोई ऐसी चीजें की। इसलिए कुछ और विद्वान बोलते हैं कि जे.एम. जुस्सा वाला भी एक विद्वान हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा एक विस्तृत शब्द है, ये छोटा शब्द मत मानिए, जो रोग के उपचार की सारी प्रणालियों के लिए उपयोग में किया जाता है और जिसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है प्राकृतिक शक्ति और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना। ये बीमारियों से मुक्त कराने का एक अलग तरीका है, जिसका जीवन, स्वास्थ्य और रोग के संबंध में अपना स्वयं का एक दर्शन भी है। तो इसको आप रोज अपने जीवन में अपना सकते हैं, रोज अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आप सोचिए, आप यदि रोज नहा के सोएंगे तो कैसा अच्छा लगेगा आपको, नहा के भोजन करेंगे तो कैसा अच्छा लगेगा आपको, भूख लगेगी आपको, भूख बढ़ जाएगी। भोजन करके नहाएंगे तो आपको बीमार कर देगा, नहा के भोजन करेंगे तो आपको स्वस्थ कर देगा। तो भोजन के कम से कम 1-2 घंटे बाद ही नहाना चाहिए, 3 घंटे बाद नहाना चाहिए। ठीक है, फिर और कुछ चिकित्सा जो बोलते हैं, बेंजामिन हैरी के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को स्वयं की आंतरिक सफाई और शुद्धिकरण की स्वीकृति देता है। अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है कि आप अपने शरीर को स्वयं आंतरिक रूप से शुद्ध कर सकते हैं और उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। अशुद्धता अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे मतलब ये तो हम अप्लाई करते रहते हैं, अपने जीवन पे भी अप्लाई करते हैं। नवरात्रों में हमारे पास अपने आप ही अप्लाई हो जाता है, 9 दिन का जल आहार करने से सारे विषाक्त तत्व होते हैं सब चले जाते हैं। कुछ चीज़ें परिवर्तन आती है शरीर में, वो भी 2-3 दिन बाद जब खाना शुरू करते हैं तो वो भी चली जाती हैं। ठीक है, इंटरनल, क्योंकि वो जब इतने दिन तक रहेंगे तो थोड़ी
चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हल्की डिसबैलेंस होती है, लेकिन वो मतलब वो क्षणिक रहती हैं। लेकिन जो बीमारियां हैं वो एकदम गायब हो जाती हैं। कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं रहता, कहीं कोई फैट नहीं रहता, कहीं कोई इस तरह की चीज़ें नहीं रहती, चली जाती हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे गले में कुछ खाया मैंने, तो गले में कुछ लग गया, या तो गले में जलन होने लगी। ठीक है, कुछ भी खाऊं तो वो लगने लगा यहाँ पे तेज, और मतलब कुछ ना पानी पिया जा रहा। तो मैंने क्या किया, पानी थोड़ा पिया, लेकिन खाना बिल्कुल छोड़ दिया। 24 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया और 24 घंटे में हील हो गया, बात खत्म। अगले दिन एकदम ठीक। तो कितनी जल्दी सुधार हो जाता है। नहीं तो दवाई डॉक्टर का यदि चले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता कि भैया देखो ये इसमें डाल का कैमरा भी डाल सकता था वो नली में, गले में, और बोलता देखो यहाँ हो गया घाव, अब इसका करना पड़ेगा ऑपरेशन। ठीक है, या तो ऑपरेशन कर लो या ये दवाई लिख रहा हूँ, 15-20 दवाई दे देता कि दवाई खाना, ये पीने वाली है, ये गोली है, और ये लगाने वाली है, और ये भाप भी लेना है, ये स्टीम लेना। वो आपको मतलब असली बीमार बना देता है। आप नकली बीमार दिखते हैं। वैसे तो आप नकली बीमार दिखते हो, लेकिन डॉक्टर के जाते ही आप असली बीमार दिखने लगते हो कि यार वास्तव में ये तो बीमार है। वैसे नहीं दिखेंगे असली बीमार। ठीक है, अब डॉक्टर को तो उनको असली बीमार दिखाना है ना, कि भाई दिखाओ कैसे हैं। कुछ नहीं किया, ऐसे ही आप देखेंगे ये चीज़ें कई बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पे मुंबई में था मैं, तो मुंबई में मुझे कुछ लूज मोशन हुए थोड़े, तो मुझे चक्कर आ गया और मैं बाथरूम में ही गिर पड़ा, बेहोश हो गया। 4-5 साल पहले की बात है। तो वहीं से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया उठा के। अब हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, इनका दिमाग का एमआरआई करना पड़ेगा, कि हो सकता मेंटल प्रॉब्लम की वजह से इनको कुछ ऐसा हो गया हो कि इनको मतलब कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, इस वजह से इनको ऐसा हो। बाकी कुछ नहीं, उन्होंने बोला सीधा दिमाग पे बात लेके आ गए कि एमआरआई कराओ तुरंत, इनका एमआरआई कराते हैं, ये कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। फिर इनको, हमने जो हमारे साथ थे, हमने बोला मैं कहा ऐसा है, चक्कर आया है, दस्त वस्त लगे हुए थे, कमजोरी से आ गई होगी इसलिए आ गया चक्कर। कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं, मैं कहा इनसे दवाई लो, निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद आज तक कोई चक्कर नहीं आया, कोई दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। ठीक है, ना हमने किसी को बिना बात के थप्पड़ मारा कि भाई ये बिना बात के थप्पड़ मार देते हैं। तो इसलिए आप सोचिए कि वो क्या बना देते हैं आपका, निकालते कुछ ना कुछ कि अच्छा ये स्पॉट है, ये काला काला दिख रहा ना, आपको तो पता नहीं है, आपको तो एक्सरे के एमआरआई के एक्सपर्ट है नहीं आप, आपको तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो दिखा देते कि ये दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट में ब्लड फ्लो इज वेरी लेस, यू शुड टेक सम रेस्ट एंड मतलब रूम बुक कर लीजिए अपना, इसका इलाज चलेगा। बस हो गया काम तुम्हारा। जितना कमाया था और जितना नहीं कमाया था सब इकट्ठा करके वहाँ, और जो रिश्तेदार है वो अलग से परेशान, वो भी देखने आएंगे आपको, और अपना काम छोड़ के आएंगे, मजदूरी छोड़ के आएंगे, कुछ खाने को भी लाएंगे तो खर्च भी करेंगे, कई बीमार है। हाँ बिल्कुल सही, यही यही तो करते हैं। आप चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना। ठीक है भाई, मरना तो एक दिन सबको है ही। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ठीक होने की कोशिश कर लो। जब एकदम ऐसी हालत हो जाए कि भाई अब नहीं बच सकते उसके बिना, तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इतनी पद्धतियां हैं, पहले से ठीक रहो, पहले से थोड़ा सा ऐसा जीवन अपना लो, तो क्या दिक्कत है। महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छे से इसको अपनाया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाने के साथ ही रोगी के लिए ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिसमें दोबारा से कोई रोग की गुंजाइश नहीं होती। समझ लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा यदि आपने अपना लिया, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब प्रकृति के साथ रहना, कुछ चिकित्सा नहीं है, इट्स नॉट ए चिकित्सा। आप इसको चिकित्सा भी ना कहें, चलो यहाँ तो चिकित्सा वाला पढ़ रहे हैं हम इसलिए चिकित्सा बोल रहे हैं, अदरवाइज चिकित्सा नहीं है। प्रकृति के साथ रहना ही है, वही चिकित्सा है, ऑटोमेटिक है, उसमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रोग नहीं होता यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा के प्राकृतिक रूप से रहते हैं। तो इसलिए
पंच तत्वों का 5 मूल तत्वों के द्वारा आपका स्वास्थ्य और रोग निवारक उपाय करना ही प्राकृतिक चिकित्सा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में है क्या। तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक आधार आपको समझ आ गया होगा। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए थ्योरी नहीं है। कभी आप सोचें कि हाँ क्लास चल रही है, एमए कर रहे हैं, योगाचार्य कर लिया और बस हो गया काम। ये जीवन में अपनाने की चीजें हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैथ भी तो आप अपनाते हो ना जीवन में। मैथ सीखते हो तो मैथ अपनाते हो, हालांकि सारा मैथ नहीं अपनाते। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी ये तो नहीं अपनाते आप, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंजीनियर हो अपनाते हैं। लेकिन ये तो सब, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, यहाँ तक कि कोई ऋषि मुनि भी हो, सब अपनाते हैं इसको। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जवान तक, सब, स्त्री पुरुष, हर कैटेगरी, हर सभी के लिए, प्राणी पशु पक्षी, सब के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राकृतिक चिकित्सा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और जीवन में थोड़ा थोड़ा नियम का पालन करेंगे। अब बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। सर नमस्ते, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे इस प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में फॉरेन की जो परिभाषा करता है, जो फॉरेन की ज्यादा है, इंडिया से केवल अपन देखेंगे महात्मा गांधी जी है, आचार्य शर्मा जी जो फिर आप बुक दिखा रहे थे, 2-3 लोगों का ही नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। अच्छा की हाँ भाई, ऐसा कारण क्या है ना, किसी भी यदि ऐसी पद्धति को दबा दिया जाएगा जिसमें पैसे न खर्च होते हों। समझ रहे नहीं आप यदि ये बोल दो कि मैं डायबिटीज ठीक करता हूं, कि बिना पैसे के मैं डायबिटीज ठीक कर दूं, और आप ठीक करने लगे और आपके पास लोग आने लगे कि भाई इसने 1 लाख लोग डायबिटीज वाले ठीक कर दिए हैं, अब कोई डायबिटीज की दवाई नहीं खरीदता, तो क्या आप सोच रहे हो आपको जीवित रहने देगा कोई? राजीव दीक्षित जी को जीवित रहने दिया किसी ने? वो तो बहुत अच्छे, समझ रहे हो ना। आप घर में ठीक करने लगो लोगों को, तो आप पे तलवारें लटकने लगेंगी। अब जो करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं, वो गवर्नमेंट को भी तो करोड़ दे सकते हैं, किसी को संस्था को तो 1,000 करोड़ दे सकते हैं, ठीक है। क्या ये मतलब पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें बड़ी स्वास्थ्यप्रदक हैं क्या, ये बताओ। लेकिन इन पे जो भी कटाक्ष करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? घर बैठे फ्री में ठीक होने की चिकित्सा है। तो फिर हॉस्पिटल क्यों खुलेंगे? मेडिकल स्टोर का क्या होगा? हॉस्पिटलों का क्या होगा? रोज लाखों लोग इतना नीट करके पैसे दे दे के अभी 50-50, 60-60 लाख रुपए दे के, 1-1 करोड़ रुपए दे के एमबीबीएस बन रहे हैं। वो कैसे कमाएंगे पैसे, ये बताओ। इसलिए गायब है। इसलिए उस पद्धति को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जिस पद्धति में पैसा सबको मिल रहा है उस पद्धति को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए चुपचाप अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखो, लोगों का स्वास्थ्य करते जाओ, ज्यादा इसमें मतलब पॉपुलर मत हो, लेकिन चुपचाप छिप के करते रहो काम, तो आप ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताते रहो बस कि भैया ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे। वो पद्धतियां इंस्टेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। मान लिया अचानक कुछ हो जाए, तब आप प्राकृतिक चिकित्सा पे भरोसा नहीं कर सकते। आप मान लिया अचानक एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए, हाथ चल जाए, सर टूट जाए, तो सीधा जाना पड़ेगा ना। उसके लिए एलोपैथ बहुत बढ़िया है, उसके लिए वो चीज बहुत अच्छी है। हर पद्धति का स्वागत है, ऐसा नहीं है, हर पद्धति का स्वागत करना चाहिए, लेकिन पहले मनुष्य को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए ना। मनुष्य मस्तिष्क से भी स्वस्थ रहेगा तो ये घटनाएं भी कम होगी। यदि मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो ये दुर्घटनाएं भी कम होगी, ईगो नहीं रहेगी। जैसे कल हम बता रहे थे क्लास में कि भाई मानसिक विकार जो है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये जो 7 तरह के जो मानसिक विकार हैं, यदि ये मानसिक विकार ना हो तो मनुष्य कंप्लीटली स्वस्थ रहता है। मानसिक विकार से शरीर में विकार आ जाते हैं। अब इन मानसिक विकारों की वजह से तो किसी को अहंकार हो गया, मद हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, टच भी हो गई तो बस निकाल ले तमंचा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब मानसिक विकार ही तो हैं, उसी की वजह से हो रहा है। अगर ये खत्म हो जाए, ये लोग धीरे धीरे से प्रकृति की गोद में चले जाएं, योग की गोद में चले जाएं, योग के साथ चले जाएं, प्रकृति के साथ चले जाएं, तो ये भी
संतुष्ट रहेगा आदमी। अच्छा कोई बात नहीं भैया, लग गई तो कोई बात नहीं, ठीक है करा लेंगे, यहाँ हो जाएगी, इंश्योरेंस में मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, बात खत्म। ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो मिल ही जाता है सब पैसा। लेकिन कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए, भाई तुमने मारा क्यों, मैं उससे तेज चलाई क्यों गाड़ी, अब मैं तुझे देख लूंगा, बस हो गया काम। यही सारी चीजें हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए भारत में कम नाम है बहुत होता है, बड़ी लेवल पे होता है, लेकिन इसको कहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है। मिलेंगे नहीं आपको, सेंटर नहीं मिलेंगे नेचुरोपैथ के जल्दी से, क्योंकि उसमें धैर्य चाहिए। लोगों को इंस्टेंट, अभी दो दवाई दवाई खाई, अभी तुरंत खड़े होना है आपको, तो आप वो चीज काम करेगी। बोल दोगे भैया 2 दिन यहाँ का रहना है, 2 दिन में तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, मेरा कम से कम मैं 10 घंटे व्हाट्सअप वो देखता हूँ, इंस्टाग्राम वो कैसे देख पाऊंगा, तुम 2 दिन तक मुझे ऐसा करोगे तो। ठीक है, मेरा तो 10 घंटे वॉच टाइम है, स्क्रीन टाइम, वो घट के 3 मिनट चला जाएगा, मेरा यूट्यूब पे फॉलोवर कम हो जाएंगे, तो ये चक्कर है, समझ गए। तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत प्राचीन विज्ञान है, वेदों में इसका उल्लेख है, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, सृष्टि के निर्माण में पंच महाभूत पाए जाते हैं, उन्हीं से इसका सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी पंच महाभूत पर आधारित है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि के साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का विकास हुआ या उद्भव हुआ है, तो इसका इतिहास मान के चलिए। यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इतिहास मतलब शुरू से ही है, जब से प्रकृति है तब से प्राकृतिक चिकित्सा है। ठीक है, ऐसी योग है, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग दिया, तो वो भी ऐसा ही है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो उद्भव हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, वायु से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से, इनसे हुआ है। और यदि इस चिकित्सा को सबसे प्राचीन और सभी चिकित्साओं की जननी भी कह ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ ही तो उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ही सब कुछ आया है। एक कहानी आती है भगवान बुद्ध के टाइम की। भगवान बुद्ध अब से लगभग 2500 साल के आसपास थे। एक बार बुद्ध जो थे कहीं निवास कर रहे थे, किसी स्थान पर रुके हुए थे, तो वहां पर एक बुद्ध के किसी भिक्षु को सांप ने काट लिया। और इसकी सूचना तभी भगवान बुद्ध को दी गई कि प्रभु किसी ने उसको काट लिया है, सांप ने, जहरीले कीड़े ने। तो बुद्ध ने कहा कि चिंता ना करो, उसको ऐसा करो, मिट्टी से, गोबर से, राख से, मूत्र से उसका उपचार करो। ठीक है, उपचार करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये सब प्रकृति से उनका उपचार कराया। तो ये घटना 2500 साल पहले की है, तब प्राकृतिक रूप से ठीक करा देगा। तो इस घटना से मतलब ये प्रमाण मिलता है, ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी ऋषियों की घटनाएं हैं, जहां से आपको पता चलता है कि रोगों के उपचार में मिट्टी का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है, जल का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। प्रारंभ में औषधि चिकित्सा नहीं होती थी। ठीक है, औषधि चिकित्सा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, प्राकृतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण थी। उस समय उपवास के द्वारा ही रोगों को ठीक कर दिया जाता था। उपवास कर लो, और आज क्या है, कोई बीमार हो जाए जरा सा, फिर उसको सूप भी पिलाएंगे, कुछ फल भी खिलाएंगे, मतलब ठूसने में लगे रहेंगे 24 घंटे उसके मुंह में। ए बेटा ये खा ले, अच्छा मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं खा, इसको खा, ताकत आएगी, इससे वो आएगी, भूखा छोड़ दो। जैसी भूखा छोड़ोगे, खाने को नहीं दोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो अब उल्टा हो गया है सब कुछ, आदत ही ऐसी बन गई है। नक्सीर छूट जाती है, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं। तो आप सोचिए कि औषधियों के प्रयोग का प्रारंभिक काल जो माना जाता है वो रावण के काल से माना जाता है ज्यादातर। आयुर्वेद तो दिया है ब्रह्मा जी ने, ऐसी कोई बात नहीं, तो वो यही सोच के दिया कि भैया ये प्राकृतिक रूप से तो रह नहीं पाएंगे अब आगे आने वाले टाइम में, इनको चलो एक ग्रंथ दे देते हैं, आयुर्वेद दे देते हैं, बाद में तो इसको खा खा के थोड़ा ठीक रहें, क्योंकि ये तो योग भी छोड़ देंगे और प्राकृतिक चिकित्सा भी छोड़ देंगे। तो इनको कैसे ठीक करें, ले लो भैया आयुर्वेद ले लो, इससे ठीक करना है इनको, बस दवाई खाते रहो, पड़े पड़े अपना
10-12 डब्बी रहेंगी। जो बीमार होता है घर में मेडिकल स्टोर बन जाता है, ठीक है, इतनी सारी दवाई आने लगती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे औषधियों का प्रयोग कब से माना जाने लगा है। क्या लिख रहे हो? क्षिति जल पावक, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये सब हर जगह उल्लेख मिलता है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो औषधियों का प्रयोग का काल जो माना गया वो प्रारंभिक काल रावण का काल माना गया। रावण को एक भोग विलासी व्यक्ति माना जाता था, उसे उपवास करने से कष्ट होता था, तो वैद्यों ने उसके लिए औषधि खोज ली कि भाई तुमको उपवास नहीं कर सकते लेकिन कोई बात नहीं, हम औषधि से ठीक कर देंगे आपको। धीरे धीरे बाद में औषधियों को प्रचार होता गया और वो लाभकारी बनती गई, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा हटती चली गई। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है, लेकिन बीच के कुछ समय में ये विलुप्त हो गई थी। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्जन्म हुआ पश्चिमी देशों में। ये पश्चिमी देशों में डेवलप हुई बाद में। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के पुनरुत्थान में जो सहयोग करने वाले हैं वो प्रभावशाली मोस्टली पश्चिमी चिकित्सक थे, ये आपको मानना चाहिए। इनके कौन कौन थे ये आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तुलसीदास जी का तो वो लाइन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित किए अदम शरीरा। हाँ, ये तो हर ग्रंथ में मिलेगा आपको हर, चाहे मतलब उसमें नहीं, आपको देखेंगे महाभारत युद्ध में मिलेगा, रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा। जो सैनिक मरते थे उनकी प्राकृतिक चिकित्सा ही होती थी, या जो मतलब घायल होते थे उनकी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करते थे, प्राकृतिक से ठीक करते थे। और ये संजीवनी बूटी लाए कौन सा वो मतलब ऐसा नहीं था कि प्राकृतिक रूप से तो था, वो भी समझ गए नहीं। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए आप इसको समझ के चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना कुछ समझ गए होंगे आप। इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो ये अपलोड कर दूंगा आज रात को ही।